नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक निबंध संग्रह के निबंधों का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व हम मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का निबंध पढ़ चुके हैं। आज हम भारतीय संस्कृति बाबू गुलाब राय के निबंध पर चर्चा करेंगे। तो निबंध पर चर्चा करने से पूर्व आइए बाबू गुलाब राय जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। बाबू गुलाब राय का जन्म इटावा में सन 1888 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने दर्शन शास्त्र से एमए की उपाधि प्राप्त की और बाद में इन्होंने कानून की डिग्री भी प्राप्त की। साहित्य और दर्शन दोनों में इनकी समान रुचि थी। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं पर इनका अच्छा अधिकार था। कई वर्षों तक ये छतरपुर रियासत के महाराजा के सचिव रहे। इसके बाद इन्होंने आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया। इनके जीवन का अधिकांश समय आगरा में ही बीता। इन्होंने साहित्य संदेश नाम की मासिक आलोचनक पत्रिका का भी संपादन किया। आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलिट की उपाधि प्रदान की और 13 अप्रैल सन 1963 ईस्वी को इनका निधन हो गया। आधुनिक हिंदी गद्य के उन्नायकों में गुलाब राय जी का प्रमुख स्थान है। इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया। बाबू जी के साहित्यिक कृतित्व के कई रूप हैं। वे एक काव्यशास्त्र, व्यवहारिक आलोचक, ललित और गंभीर निबंधकार, शास्त्रकार आदि रहे हैं। काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथों में इनका दृष्टिकोण समन्वयपरक दिखाई पड़ता है। व्यवहारिक समीक्षा संबंधी रचनाओं में विचार विश्लेषण पर अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। काव्य शास्त्र और समीक्षक से कहीं अधिक ये निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। ललित निबंधों में कुछ मधुर हास्य की सृष्टि के साथ ये पाठकों से आत्मीय संबंध भी स्थापित करते हुए देखे जाते हैं। व्यक्तिपरक और वस्तुपरक दोनों ही प्रकार के निबंध इन्होंने लिखे हैं और दोनों में ही इनको सफलता मिली है। इन्होंने निबंधों में विनोद की सृष्टि करते हुए उन्हें अत्यंत सजीव एवं आकर्षक रूप प्रदान किया है। इनके कुछ काव्य ग्रंथ निम्नलिखित है, जिसमें नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, हिंदी नाट्य विमर्श, हिंदी काव्य विमर्श, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, अध्ययन और आस्वाद, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, मेरे निबंध, मन की बातें और राष्ट्रीयता आदि इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। इस प्रकार से गुलाब राय जी ने एक मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक और एक सफल संपादक के रूप में हिंदी की अत्यधिक सेवा की है। अब हम देखते हैं उनके निबंध भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त परिचय। भारतीय संस्कृति निबंध में सर्वप्रथम हम संस्कृति शब्द पर ही गौर करते हैं। संस्कृति शब्द का सीधा संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ होता है संशोधन करना, उत्तम बनाना या परिष्कार करना। संस्कृति को ही अंग्रेजी में कल्चर कहा जाता है और अंग्रेजी शब्द कल्चर में भी वही धातु है जो एग्रीकल्चर में है। इसका अर्थ होता है पैदा करना या सुधारना। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और संस्कार जाति के भी होते हैं। जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार से संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है। वह किसी एक जाति विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण जातियों के संस्कारों को ही हम संस्कृति कहते हैं।
अब संस्कृति क्या है या संस्कृति के बारे में जानने से पूर्व कि संस्कार क्या है, तो हम देखते हैं कि मनुष्य जहाँ रहता है उसमें वह जलवायु के अनुकूल ही उसके रहन सहन की विधियाँ होती है, विचार और परंपराएं होती है, और जाति के लोगों का उसी में दृढ़ विश्वास हो जाता है और धीरे धीरे वही उस जाति विशेष के संस्कार बन जाते हैं। और इन संस्कारों को प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कुछ कम तो कुछ अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं अथवा इनको अपनी पैतृक संपत्ति यानी परिवार से प्राप्त करते हैं। और यही संस्कार हमें व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में भी देखने को मिलते हैं और उनके सामाजिक जीवन में भी। मनुष्य भले ही अकेला रह ले परंतु फिर भी वह इन संस्कारों से छुटकारा नहीं पा सकता। और ये संस्कार दूसरे देश में निवास करने या विदेश जाने मतलब दूसरे देश में निवास करने या दूसरे देश के लोगों के संपर्क में आने से कुछ बदल भी सकते हैं और कभी कभी कुछ दब भी जाते हैं, जिसके बारे में हम अक्सर कहते हैं कि ये तो विदेश में जाकर अपने संस्कारों या संस्कृति को ही भूल गया है। किंतु जैसे ही उन्हें अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है ये पुनः उभर कर सामने आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि संस्कृति के कितने पक्ष हैं। तो संस्कृति को हम दो पक्षों में बांट सकते हैं, एक है उसका बाह्य पक्ष और दूसरा आंतरिक। उसका जो बाह्य पक्ष है वो उसके आंतरिक पक्ष का प्रतिबिंब या प्रतिछाया तो नहीं है, लेकिन वो उससे संबंधित अवश्य होता है। हमारी संस्कृति के बाह्य पक्ष के अंतर्गत हमारे विचार या हमारा आचरण आता है, जो कि हमारे विचार और हमारी मनोवृत्तियों का ही परिचायक होता है। संस्कृति एक देश विशेष की उपज होती है। उसका संबंध उस देश का भौतिक वातावरण और उसमें पालित और पुष्पित होने वाले विचारों से होता है। तो एक प्रकार से भाषा जो है वो संस्कृति का कुछ बाह्य अंग है, किंतु वह हमारी जातीय संस्कृति की मनोवृत्ति की भी परिचायिका होती है। इसके लिए हम कुशल शब्द का उदाहरण लेते हैं। कुशल शब्द में हमारी संस्कृति में कुशल शब्द उस ओर संकेत करता था जिसमें पूजा विधान को पूरी तरह से अच्छी प्रकार से संपन्न करने के लिए कुश लाना एक दैनिक काम हुआ करता था। और जो कुश ला सकता था, कुश एक प्रकार की घास जिस पर बैठ कर के की पूजा आदि की जाती थी, और जो कुश ला सकता था वो बहुत ही तंदुरुस्त और होशियार होता था, और इस प्रकार इसका संबंध कुशल या होशियार से माना जाने लगा। इसी प्रकार से प्रवीण का संबंध वीणा से है। हमारी भाषा में गो से संबंधित शब्दों का बाहुल्य है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गो की प्रधानता है। हमारी संस्कृति में गो यानी गाय को अत्यधिक आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति या हमारी भाषा में गो से संबंधित शब्दों की भरमार है। जैसे गोधूली वेला। गोधूली वेला मतलब वह वेला जिसमें विवाह जैसे शुभ कार्य संपन्न होते हैं। इसी प्रकार से गोष्ठी गवेषणा मतलब जब गाय की चाह में उसके लिए घूमते थे तो वह खोज के अर्थ में रूढ़ हो गया। गवाक्ष, गवाक्ष यानी खिड़कियाँ, लेकिन गवाक्ष का अर्थ है गो की आँख। पहले खिड़कियों का आकार गोल होता था, इसलिए वह गवाक्ष कही जाने लगी। इसी प्रकार से गुरसी, अंगीठी कहती हैं, गोरसी से बनी है जिसमें गो के दूध को उबाला जाता है। इसी प्रकार से गोपुच्छ नाटक, गोमुखी आदि शब्द हैं। गोपन यानी छिपाना, यह शब्द भी गो से संबंधित रखता है। जो वस्तु पाली जाती है, सुरक्षित रखी जाती है, वह छिपा कर भी रखी जाती है आदि। आगे हम देखते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष एक गर्म देश है।
यहाँ हृदय को शीतल करना एक मुहावरा है, किंतु इंग्लैंड जो है वो एक ठंडा प्रदेश है, अतः वहाँ उसकी परिस्थिति के अनुकूल वार्म रिसेप्शन और कोल्ड ट्रीटमेंट आदि मुहावरे हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुहावरा है हृदय को शीतल करना। ब्रेकिंग द आइस मौन भंग करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि आइस यहाँ ठंडेपन का प्रतीक है और मौन ठंडेपन का द्योतक है। इसी प्रकार से अंग्रेजी का प्रयोग किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन वहाँ की हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचायक है, परंतु हमारे यहाँ इसका अनुवाद क्या हुआ? एक ही ढेले में दो पंछी। किंतु इसमें उतना माधुर्य, उसका शाब्दिक अर्थ तो हुआ कि एक ही ढेले में दो पंछियों को मार गिराना, किंतु उसमें वह माधुर्य नहीं कि वो मुहावरे के अर्थ में प्रयुक्त या लोकोक्ति के रूप में प्रयुक्त हो जाए। अतः हमारे यहाँ इसे एक पंथ दो काज कहा गया। उसके कहते ही हमको गोरस बेचन हरि मिलन एक पंथ दो काज वाली बात आ जाती है। अब हम आते हैं हमारी भारतीय संस्कृति के बाह्य वातावरण के अंतर्गत। हमें हमारी रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें हमारी देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत बाह्य संस्कृति में हमारी संस्कृति में जमीन पर बैठना, हाथ से खाना खाना, स्नान करके खाना खाना और चुस्त और तंग कपड़े नहीं पहनना, ढीले ढाले वस्त्र पहनना, बेसिले कपड़े आदि को शुद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे देश की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुकूल है। गर्म देश में पृथ्वी का स्पर्श बुरा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर हमारे यहाँ जूतों को इतना महत्व नहीं देते जितना कि विलायत या विदेश में देते हैं। यहाँ हाथ से खाने का, विदेश में किससे खाते हैं? छुरी और कांटे से। लेकिन यहाँ हमारी संस्कृति में क्या करते हैं? हाथ से खाते हैं। और हाथ से खाने का चलन इसलिए हुआ कि यहाँ हर समय हाथ धोए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जल की कमी नहीं है इसलिए, और अन्न को भी देवता माना जाता है, इसलिए अन्न के साथ सीधा संपर्क यानी अन्न को हाथ से खाना जो है वो सुखद माना जाता है। नहाने के लिए जल की कमी नहीं है, इसलिए स्नान करके भोजन की परंपरा चल पड़ी है और स्नान करना हमारे धर्म का एक अंग हो गया है। दूसरा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए लंबे कपड़े, ढीले कपड़े पहने जाते हैं जो कि शरीर के उभार न लाए और पूरी तरह से हमारे शरीर को ढक ले। जैसे कि बेसिले हुए, बिना सिले हुए कपड़े जैसे धोती आदि, इससे एक तो ये ढीले ढाले रहते हैं, जो शरीर के उभारों को प्रकट नहीं होने देते हैं, और दूसरे ने आसानी से धोया भी जा सकता है। और फिर सिले न होने के कारण इनके सीवन में किसी प्रकार की मैल भी नहीं रह सकती, इसलिए अधिक पवित्र माने जाते हैं। हमारे यहाँ नंगे सर की अपेक्षा सर ढकना भी सांस्कृतिक माना जाता है या संस्कृति का अंग माना जाता है, और ऐसा सारे पूर्वी देशों में है। यहाँ तक कि यहूदियों में भी प्रार्थना भवनों में नंगे सर नहीं बैठते। बाल भी हमारे शरीर का अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि देश के वातावरण और रुचि के अनुकूल ही हमारे यहाँ मांगल्य वस्तुओं का विधान किया जाता है। फूलों में सबसे अधिक महत्व हमारे यहाँ कमल को दिया जाता है, और इस कमल का संबंध जल और सूर्य दोनों से है। वह जल में रहता है और सूर्य को देखकर प्रसन्न हो जाता है। जल और सूर्य दोनों ही देश की महत महान आवश्यकताओं में से एक है, और इनका दोनों से संबंध है। इतना ही नहीं, कमल ही हमारे यहाँ सब प्रकार के शारीरिक सौंदर्य
का उपमान बनता है। अर्थात कहने का प्राय यह है कि कमल को ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के शारीरिक सौंदर्य की तुलना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि कमलों के लिए चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल आदि, ये सब कमल के महत्व का ही परिचायक है। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र कृपालु वाले में नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, इस छंद में सभी अंग कमल के ही बने हैं, यानी सभी अंगों के सौंदर्य को कमल से उपमित किया गया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ आम, कदली, दुर्वादल, नारियल, श्रीफल आदि को भी मांगलिक कार्यों में प्रमुख स्थान दिया जाता है। आम जो है वह यहाँ का विशेष मेवा है। इसे फलों का राजा भी कहते हैं। रस से भरा होता है और इसका जैसे ही इसमें बोर आते हैं तो यह बसंत के आगमन का भी सूचक होता है। हमारे यहाँ अश्वत्थ यानी पीपल के पेड़ को भी विशेष महत्ता दी गई है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की विभूतियों में भी अश्वत्थ को ही माना गया है। भारतीय संस्कृति में जिन जिन वस्तुओं को महत्व दिया गया है वे सब भगवत गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में सामने आई हैं। भगवान बुद्ध को भी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ही बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। स्थावर वस्तुओं में यानी जो स्थायी वस्तुएं उसमें हिमालय को, सरिता यानी नदियों में गंगा नदी को, पक्षियों में हमारे यहाँ गरुड़ को और ऋतुओं में बसंत ऋतु को महत्ता दी गई है। स्त्रीलिंग चीज़ों में कीर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति आदि को महत्ता दी गई है और ये सभी हमारी जातीय मनोवृत्ति के परिचायक हैं। यह तो थे हमारे संस्कृति के बाह्य अंग। कल हम भारतीय संस्कृति के कुछ आंतरिक अंगों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।